हेलो स्टूडेंट्स, सभी बच्चों गुड आफ्टरनून। ई विद्या की मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। अभी हमने साइंस में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन पूरा कर लिया है। 2 दिन से हमने फिजिक्स चलाया हुआ है। कल मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम और समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, उनकी फोकस दूरी क्या होती है और उनके जो रे डायग्राम, ये सब चीज़ें मैंने कल आपको डिस्कस की थी। सभी बच्चे समझ ही गए हैं, सेल्फ स्टडी कर ही रहे हैं घर पे, और जो ई विद्या ऐप में क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उनको सोल्व करते रहें, या फिर विद्या क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन ज़रूर सोल्व करते रहें, उनकी थ्योरी को पढ़ते रहें, उसी से आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। आकाश कुमार, नितिन वर्मा, हर्ष, गुड आफ्टरनून सभी को। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का, वो है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। कल हमने किया था परावर्तन, रिफ्लेक्शन, आज रिफ्रैक्शन करेंगे। तो परिभाषा क्या होती है अपवर्तन की? जब किसी माध्यम से प्रकाश गुजारा जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो मुड़ जाती हैं एक तरफ को, या तो मतलब तिरछी हो जाती हैं। उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। 2 प्रकार के माध्यम होते हैं, एक माध्यम होता है विरल और एक होता है सघन। विरल का मतलब होता है जो लाइट होता है, हल्का होता है, और सघन का मतलब होता है जो डेंस होता है, जो बिल्कुल भारी होता है, गाढ़ा होता है, उसको बोलते हैं हम सघन। तो प्रकाश की लाइट जब किसी विरल माध्यम से गुजरती है तो बहुत तेज़ी से उसके अंदर से जाती है, और जब किसी सघन माध्यम से प्रकाश गुजरता है तो वो उतनी तेज़ी से नहीं चल पाता है, उसकी गति जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर अपवर्तन की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताई, क्या बताई कि किसी माध्यम से, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश गुजरता है तो उसकी गति में कुछ कमी आ जाती है अपने मार्ग से, हाँ, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, या उसकी जो गति होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। इसको हम बोलते हैं अपवर्तन। अविरल माध्यम जैसे वायु होती है, वायु के अंदर प्रकाश जो होता है वो बहुत तेज़ी से चलता है। सघन माध्यम में जल आ जाएगा और कांच आ जाएगा, ग्लास आ जाएगा। इनके अंदर से जब प्रकाश गुजरता है तो उसकी गति जो होती है बहुत कम हो जाती है। तो जैसे कि मैं डायग्राम से बता रहा हूँ आप लोगों को कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो वो कैसे परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर एक हम कांच की स्लैब ले लेते हैं, ये ग्लास स्लैब, कांच का टुकड़ा है, और बाहर इसके क्या है, वायु है। तो जब प्रकाश यहाँ से गुजरेगा तो प्रकाश किरण थोड़ी सी यूँ इधर एक तरफ को झुक जाएगी, और यहाँ से मैं क्या बना लेता हूँ, ये मैं एक नॉर्मल अभिलंब खींच लेता हूँ। इसको हम बोलेंगे अभिलंब या नॉर्मल। जैसा कि मैंने कल भी बताया था, परावर्तन के नियम में एक अभिलंब बना लेते हैं। और यहाँ से ये जो कोण होता है, ये आपतित किरण होती है प्रकाश की, इस कोण को बोलते हैं हम स्मॉल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण। और ये जो होता है, ये वाला कोण आर होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम अपवर्तन कोण बोल सकते हैं, यहाँ से ऐसे। और ये आपतित किरण होती है। नंदलाल गुप्ता, सर कांच का सिंबल क्या होता है? कांच जो होता है नंदलाल, इसका कोई ऐसा सिंबल नहीं होता है, ये सिलिकेट से मिलके बना होता है। जो सिलिका होती है, सिलिकेट्स के बहुत सारे पार्ट इसके साथ मिल जाते हैं, तब जाके कांच बनता है। ये किसी एक चीज़ का कोई ऐसा सिंबल नहीं होता है। कृष्णा त्यागी बैंड हो जाएगी, सही बात है। आकाश कुमार, सघन माध्यम क्या होता है? सघन माध्यम का मतलब होता है जो माध्यम काफ़ी गाढ़ा होता है, मजबूत होता है। जैसे कांच होती है, ग्लास होती है, हवा की वजह से, हवा की तुलना में उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जल होता है, जल, इसको डेंसर मीडियम बोलेंगे,
सघन को हम डेंसर भी बोल सकते हैं और विरल को हम रेयर भी बोल सकते हैं। हाँ, जैसे सैंड होती है, कृष्णा त्यागी सैंड भी होती है, सही है। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, विचलित हो जाती है और एक पार से दूसरी तरफ निकल जाती है कांच। इस प्रक्रिया को हम अपवर्तन बोलेंगे। माध्यम दो प्रकार के बता दिए मैंने। ये हो गया आपका अपवर्तन का प्रदर्शन, ठीक है। अब जब प्रकाश की किरण, दो कंडीशन हो सकती है यहाँ पर। एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से हल्के माध्यम से सघन माध्यम में जाए, और एक कंडीशन ये हो सकती है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। तो यहाँ पर क्या है, चारों तरफ वायु है, एयर। एयर से कहाँ जा रही है, कांच के अंदर जा रही है, और फिर कांच से निकल के कहाँ आ रही है, फिर एयर के अंदर जा रही है। तो यहाँ से विरल माध्यम से सघन माध्यम के अंदर जा रही है, और यहाँ से सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर जा रही है। तो इस तरीके से जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से जाती है सघन माध्यम के अंदर, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाती है, तो उस केस में क्या होता है, प्रकाश जो होती है अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। अभिलंब का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। जैसे यहाँ देखो आप, यहाँ क्या हो रहा है, ये आ रहा है प्रकाश, तो ये क्या हो गया, इधर अभिलंब कौन सा है, ये अभिलंब है। कहाँ से जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो ये इधर को थोड़ी सी झुक गई है, सीधी कहाँ जानी चाहिए थी, ऐसी जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन सीधे ने जाके क्या हुआ, अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक गई। क्यों, क्योंकि इसकी जो स्पीड है, इसकी जो चाल है सघन माध्यम होने की वजह से कम हो गई है। अब जब सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर जाएगी, यानी जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जाएगी, तो उस केस में ये जो प्रकाश की किरण होती है अभिलंब से दूर हट जाएगी। जहाँ हमारा अभिलंब होता है, ये अभिलंब है यहाँ पे ये यहाँ रही थी, तो अब ये थोड़ा इधर हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हो दोनों माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और सघन माध्यम से विरल माध्यम जाने में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अपवर्तन क्या होता है, विरल सघन माध्यम क्या होते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से किधर जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी या पास आएगी, या जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो उस केस में क्या होगा, प्रकाश की किरण किधर जाएगी। अब अपवर्तन के नियम होते हैं, जैसे परावर्तन के नियम मैंने कल बताए थे, ऐसे ही अपवर्तन के भी कुछ नियम होते हैं। एक दो नियम है इम्पोर्टेंट, जो है वो स्नेल का नियम है। स्नेल ने बताया था कि जो किसी भी माध्यम के अंदर जब प्रकाश गुजरता है तो उसके अंदर साइन आई अपॉन साइन आर, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है, उनके साइन का जो अनुपात होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इम्पोर्टेंट है, नियत रहता है। ये नियतांक होता है एक, इसको हम बोलते हैं स्नेल का नियम, इसको हम स्नेल का नियम बोलते हैं। और वही दूसरा पॉइंट, सारी बातें आपतन कोण और आपका अपवर्तन कोण और अभी जो अभिलंब होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक ही सरफेस के अंदर होते हैं, एक ही पृष्ठ पे होते हैं सारे। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी आपसे, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। और जो इसको क्या बोलते हैं, एन इक्वल टू अपवर्तनांक, जो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये प्रकाश इसके अंदर ज़्यादा तेज़ी से चलेगा या कम तेज़ी से चलेगा, उस पॉइंट को बोलते हैं अपवर्तनांक। और ये क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है साइन आई अपॉन साइन आर, और ये हमेशा एक कांस्टेंट होता है। प्रत्येक पदार्थ का अलग अलग अपवर्तनांक होता है, जैसे वायु का अलग होता है, जल का अलग होता है, और जो कांच होता है ग्लास उसका अलग होता है, जो रेत होता है, बालू होती है, सैंड मिट्टी होती है, उसका अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। सबके अपवर्तनांक, प्रत्येक पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। एक माध्यम का किसी दूसरे माध्यम की तुलना में आपको अपवर्तनांक निकालना होता है, तो पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, ये है माध्यम एक,
और उसका दूसरे माध्यम के सापेक्ष जब आप अपवर्तनांक निकालोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोलते हैं, इंग्लिश में अपवर्तनांक को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, तो वो क्या होता है, प्रकाश का प्रथम माध्यम में प्रकाश की गति, प्रकाश किस गति से चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है या बहुत कम चल रहा है, बहुत, दोनों माध्यम में अलग अलग गति होती है उसकी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकाश की गति प्रथम माध्यम में, उसको आप डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे प्रकाश की गति द्वितीय माध्यम में, दोनों का जो अनुपात निकल के आएगा उसको आप क्या बोलेंगे, उस पदार्थ का अपवर्तनांक बोलते हैं। अनुराग साइन आई अपॉन साइन आर, रिया यादव सही है, ठीक है। और अपवर्तनांक किसके ऊपर निर्भर करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, दो पदार्थ की, तेजी से जाएगा शेखर अवस्थी, बिल्कुल सही बात है, दो पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है। एक तो पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, अपवर्तनांक जो डिपेंड करता है वो किसके ऊपर, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति क्या है, हार्ड है कि सॉफ्ट है, पदार्थ कठोर है उसका घनत्व ज़्यादा है या कम है, या फिर प्रकाश की जो प्रकृति है वो जो पदार्थ है उसका घनत्व कम है या ज़्यादा है। और एक तरंगदैर्ध्य के ऊपर डिपेंड करता है, तरंगदैर्ध्य उस पदार्थ की जो है, और प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जिसको हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों के ऊपर निर्भर करता है। हर्ष पोरवाल, किन्हीं दो माध्यम तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, हाँ वही बात है, साइन आई अपॉन साइन आर, आपतन कोण की ज्या का साइन का जो अनुपात होता है, साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है। अमित आई आर, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक। तो ये अपवर्तन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अपवर्तन क्या होता है, माध्यम किस प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के माध्यम विरल और सघन होते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश किरण किधर की तरफ मुड़ती है, या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो किधर की तरफ मुड़ती है। अपवर्तनांक क्या होता है, स्नेल का नियम क्या होता है, एक एक नंबर में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या बहुविकल्पीय क्वेश्चन के रूप में इनमें से पूछा जा सकता है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है। अब हम आएंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, वही लेंसों के द्वारा इमेज बनाने के नियम, लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम और उनकी रे डायग्राम, उनके किरण आरेख कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को, दर्पण के केस में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के केस में, इसी प्रकार लेंस भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो एक एक करके उनके जो नियम होते हैं शेखर अवस्थी क्लियर। इस लेंस को बोलते हैं अवतल लेंस, दिस इज उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स, और इस लेंस को बोलेंगे अवतल लेंस। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस से ये चीज़ें आएंगी। या कॉनकेव लेंस, दो टाइप के लेंस का हमें, हाँ राशि, वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखा होगा आप लोगों ने, सही बात है, हीरे के अंदर जब प्रकाश चला जाता है तो वो आसानी से निकल नहीं पाता है, काफ़ी देर तक उसके अंदर घूमता रहता है, जिसकी वजह से हीरा जो होता है एकदम बहुत तेज़ी से चमकने लगता है, क्योंकि प्रकाश जो होता है उसके अंदर घूमता रहता है। और वायु जो होती है बहुत हल्की होती है। लेंस दो होता है, अवतल और उत्तल। तो यहाँ पर दोनों टाइप के लेंस के मैंने नाम लिखे हैं। अब आप देखो ज़रा, उत्तल लेंस के केस में जो इमेज बनाने के क्या क्या नियम होते हैं, प्रतिबिंब बनाने के कैसे कैसे नियम होते हैं, कैसे कैसे वो चीज़ें आपको मालूम होती हैं। ये जो बिंदु होता है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र। और यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं, और एक पॉइंट होता है इधर, ये उत्तल लेंस की प्रथम फोकस होती है, जिसको हम F द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रथम फोकस।
यहाँ पर क्या होता है, फोकस बिंदु होता है, और ये होती है द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस एफ डैश से भी इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या F2 भी बोल सकता हूँ इसको, एफ डैश या F2। शेखर अवस्थी, हाँ, जो लेंस बीच में से मोटे और साइड से पतले होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। हाँ, ये बीच में से मोटा हो गया और साइड से जो हो गया पतला हो गया। तो किसी भी लेंस में, इस उत्तल लेंस के अंदर जब कोई प्रकाश आता है किधर, मुख्य अक्ष के समांतर, अनंत से प्रकाश जब आता है तो वो कहाँ मिलता है, उसके फोकस बिंदु पे जाके मिलता है। सारी की सारी किरणें जो होती हैं फोकस बिंदु पे मिलती हैं, यहाँ पे इस तरीके से ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि जब उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष होता है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके समानांतर जब कोई भी किरणें अनंत से आती हैं तो वो कहाँ जाके मिल जाएंगी, इसके फोकस बिंदु पे जाके मिलती हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि अनंत से आने वाली, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी फोकस बोलते हैं। और यहाँ इतनी ही दूरी को हम बोलेंगे 2f, फोकस का दुगना होता है, और इसको बोलेंगे 2f डैश, द्वितीय फोकस का दुगना, और ये प्रथम फोकस का दुगना। और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकस दूरी। ठीक है, इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है। अब देखो क्या क्या नियम होते हैं। उत्तल लेंस के अंदर जो इमेज बनाने के नियम होते हैं, पहला नियम क्या होता है, फर्स्ट नियम होता है कि जब कोई भी, अभी मैंने बताया ही है, जब कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो कहाँ से होके गुजरेगी, जहाँ से भी होके गुजरेगी उसको उसका F बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, प्रथम फोकस या मुख्य फोकस बोलते हैं। दूसरा नंबर होता है किसी भी उत्तल लेंस में जब यहाँ इस प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण आएगी तो वापिस कहाँ चली जाएगी, इधर से सीधे निकल जाएगी, यूँ आएगी और सीधी की सीधी निकल जाएगी। जैसे परावर्तन के केस में कल बताया था, अगर वस्तु अनंत पर रखी हो तो हाँ प्रथम कहाँ बनेगा, अभी बता रहा हूँ हर्ष डायग्राम। अगर वस्तु अनंत पे रखी हो तो जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा कहाँ पे, फोकस पे। और अगर वस्तु अगर फोकस पे रखी हो तो जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगा वो अनंत पे बनेगा। दोनों एक दूसरे का उल्टा होते हैं। वस्तु जब अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, दर्पण के केस में भी कल मैंने बताया था। और वस्तु जब फोकस पे रखी होती है तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, F1 पर बनेगा, कुमुद बिल्कुल सही है। और एक कंडीशन ये हो सकती है तीसरी, कि इस उत्तल लेंस का जब कोई किरण यहाँ से आती है F डैश से, इस तरीके से आती है, तो वो फिर उसके बाद मुख्य अक्ष पे जाके लेंस पे मुख्य अंतर के समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है अनंत पर। ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी, पैरेलल होगी इस तरीके से। तो जो आपके उत्तल लेंस हैं इनके अंदर नियम जो होते हैं इमेज बनाने के, जो प्रतिबिंब बनाने के नियम होते हैं, उनमें 3 पॉइंट होते हैं। 3 पॉइंट ध्यान से समझ लो। जब भी कोई किरण उसके समानांतर आएगी, मुख्य अक्ष के या अनंत से आएगी, तो वो सीधी सीधी फोकस से होके जाएगी। जब कोई किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी तो सीधी की सीधी आर पार निकल जाएगी। परावर्तन के केस में होता था वापस चली जाती थी। और यहाँ पर जब कोई किरण उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस से होके जाएगी तो लेंस के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इन तीनों पॉइंट के आधार पर अब आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वस्तु कहाँ रखी है और उसकी इमेज कैसे बनेगी। और जहाँ पर 2 किरणें मिल जाती हैं, 2 किरणें जिस पॉइंट पे मिलेंगी, जिस बिंदु पे मिलेगी, वही वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, इमेज बन जाएगी। देखो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर उत्तल लेंस के केस में वस्तु जो रखी है, वस्तु को हमने कहाँ रखा है, शेखर, प्रकाशिक केंद्र जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ बुक्स के अंदर, या फिर ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, प्रकाशिक केंद्र एवं F डैश के बीच वस्तु को मैंने कहाँ रख दिया है, फर्स्ट पॉइंट में, प्रकाशिक केंद्र और F डैश के बीच। तो ये उत्तल लेंस बना लेते हैं,
ये मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया, और वस्तु कहाँ रखी है, यहाँ पे रखी है। ये मैंने वस्तु रख दी है। ठीक है। अब इसके अंदर से वस्तु कहाँ है, प्रकाशीय केंद्र और एफ डैश के बीच। एफ डैश यहाँ कहीं होगा, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, तो इन दोनों के बीच में मैंने वस्तु को रख दिया है। अब दो किरणें हमें आपस में मिलानी है। एक पहली किरण तो क्या होगी, जब इस वस्तु से चलेगी तो वो क्या होगा, वो कहाँ से होके गुजर जाएगी, इस फोकस से होके गुजर जाएगी, यहाँ वाले फोकस से होके गुजरेगी, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अनंत से आ रही है। तो अनंत से आने वाली किरणें कहाँ जाएंगी, फोकस से होके जाएंगी। ठीक है। और दूसरी किरण यहाँ से ये निकलेगी, प्रकाशीय केंद्र से हो जाएगी। तो दोनों किरणें सीधी सीधी निकल जाएंगी, अनंत को चली जाएंगी, और इन दोनों किरणों को हम पीछे मिला के बढ़ा देते हैं, यहाँ पर इमेज बन जाएगी, यहाँ पर ये प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु फोकस के और मुख्य अक्ष के प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखी हुई है, और इससे आप दो किरणें निकालनी है आपको। पहली किरणें तो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, वो इधर से कहाँ चली जाएंगी, फोकस से होकर चली जाएंगी, और दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से सीधे निकल जाएगी। इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ा के मिला दो, ये बन जाएगा आपका प्रतिबिंब, इमेज बन जाएगी। और ये आपका जो प्रतिबिंब बनेगा ये वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, फर्स्ट नंबर पर वस्तु के पीछे बनेगा, वस्तु के पीछे बन रहा है, यानी लेंस के सामने बन रहा है, फोकस और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। हाँ, और दूसरा नंबर आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, और तीसरे पॉइंट पे जो होता है बड़ा बन जाएगा, बहुत दिख रहा है आपको, वस्तु ये है और इमेज ये है। ठीक है, इतना बड़ा बन जाएगा। दूसरा पॉइंट है, मैंने वस्तु को कहाँ रख दिया, अब सेकंड नंबर पर बी पॉइंट, वस्तु को रखा है एफ डैश पर, एफ डैश पर यहाँ रख दिया है। ये आपका लेंस, ये मुख्य अक्ष शेखरावस्थी। एक बार वीडियो को दोबारा समझना, समझ आ जाएगा, ऐसी कोई मुख्य खास बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसको एक बार देख लेना। अब यहाँ पे कहाँ रख दिया है, वस्तु को एफ डैश पे रखा हुआ है, ये वस्तु रखी हुई है यहाँ एफ डैश पर। वस्तु से दो किरण आएंगी, एक किरण तो जाएगी इस तरीके से, ठीक है, और वो किरण होती हुई कहाँ चली जाएगी, एफ से निकल जाएगी। जो कोई भी किरण, प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो कहाँ जाएगी, एफ से हो जाएगी, और दूसरी किरण कहाँ से निकल जाएगी, ये प्रकाशीय केंद्र से चली जाएगी, और दोनों किरणें अनंत को चली जाएंगी। तो जो आपकी इमेज बनेगी वो अनंत पे बनेगी, क्योंकि जो वस्तु एफ डैश पे रखी हुई होती है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा आपका, वो बन जाएगा आपका अनंत पर, इमेज बनेगी अनंत पर। और कैसा होगा, वास्तविक होगा एवं उल्टा होगा। सेकंड, वास्तविक और उल्टा। और तीसरा नंबर जो होगा वो कैसा होगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, बहुत बड़ा बन जाएगा। क्लियर है ये बात। वस्तु कहाँ रखी हुई है, वस्तु एफ डैश के ऊपर रखी हुई है, फोकस के ऊपर रखी हुई है। एक किरण यूँ समानांतर चलेगी तो यहाँ फोकस से होकर गुजरेगी, और दूसरी किरण कहाँ जाएगी, प्रकाशीय कक्ष से होते चली जाएगी, दोनों अनंत को चली जाएंगी और दोनों कहीं नहीं मिलेंगी, और इसकी इमेज जो बनेगी वो अनंत पे बनेगी। तो दोनों पॉइंट की आप बना सकते हैं इमेज। दूसरा नंबर आता है आपका लेंस का। वस्तु इस बार हमने कहाँ रखी है, इस बार वस्तु को एफ डैश एवं 2F डैश के बीच रखा है। वस्तु एफ डैश और 2F डैश के बीच पे रख दिया है। लेंस, ये आपका लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ एफ डैश है, यहाँ 2F डैश है, और यहाँ वस्तु रखी हुई है। तो इसमें कौन सा इमेज बनेगा, कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वही दो तरीके से बनाना है आपको। पहली किरण आएगी इस तरीके से, वो फोकस से होती हुई चली जाएगी। दूसरी किरण कहाँ से आएगी, यहाँ प्रकाशीय केंद्र से होती हुई जाके कहाँ मिलेगी, यहाँ कहीं मिलेगी। ये आपका 2F होता है, यहाँ 2F है,
और यहाँ एफ है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब ये बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फर्स्ट नंबर पे 2f के पार बनेगा। 2f ये है, यहाँ से यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। दूसरे नंबर पे वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो होगा वस्तु से बड़ा बनेगा। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर ऑब्जेक्ट को, वस्तु को हमने कहाँ रखा है, एफ डैश को और 2f डैश के बीच में रख दिया है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका 2f के परले पार बनेगा, ठीक है। इसके बाद वस्तु को मैं 2f पे रख देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, वस्तु को मैंने 2f पर रख दिया है। 2f कहाँ है बताइए सभी बच्चों को, ये f है और यहाँ 2f है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशीय केंद्र है। तो यहाँ 2f पर जब मैं वस्तु को रखता हूँ तो इसे 2f डैश पे, तो ये जाएगी किरण निकल के, और ये किरण इस तरीके से फोकस से होती हुई चली जाएगी। और दूसरी किरण आएगी यहाँ से इस तरीके से प्रकाशीय केंद्र से होती हुई चली जाएगी, और ये मिल जाएंगी कहाँ पे जाके, 2f के ऊपर, ठीक है। ये वस्तु कहाँ रखी है, इधर 2f डैश के ऊपर रखी है, और ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये आपका 2f के ऊपर बनेगा। इस तरीके से बना के दिखाना है आप सभी को, ये प्रैक्टिस करने से आएंगी चीज़ें। तो कैसा बनेगा, 2f पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और सेम साइज का बनेगा। जैसा ऑब्जेक्ट है, जैसा वस्तु है, ऐसा ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, दोनों सेम साइज का बनेगा, ठीक है। कृष्णा 2f2 कहाँ पर है, ये f होता है, ये 2f होता है, ये f डैश होता है, ये 2f डैश होता है। ध्यान रखना इन चीज़ों का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वस्तु को आपने अनंत पे रख दिया है, वस्तु अनंत पर रखी है, तो इमेज कहाँ बनेगी, ये डायग्राम बना लो। ये मिरर लेंस है आपका, ये इसका प्रकाशीय केंद्र है, वस्तु अनंत से आ रही है, अनंत से 2 किरणें आएंगी, एक किरणें यूँ आएंगी टकरा के सीधी सीधी कहाँ चली जाएंगी, फोकस से होकर चली जाएंगी, और दूसरी किरण आएगी प्रकाशीय केंद्र से ऐसे होती हुई चली जाएगी। तो दोनों मिलेंगी जहाँ, कौन से बिंदु पे मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी। जब वस्तु फोकस पे होती है तो जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो अनंत पे बनेगा, और जो वस्तु अनंत पे रखी होती है तब कहाँ होगा, तब जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा, ठीक है। ऋतिक, यू आर फीलिंग बेटर नाउ। अब कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं, जो उत्तल लेंस होते हैं, इनका उपयोग कहाँ होता है, उपयोग कैसे करते हैं, बता सकता है कोई बच्चा, उत्तल लेंस का हम उपयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले कैमरे के अंदर करते हैं, जो हमारे कैमरे लगे हुए होते हैं मोबाइल के अंदर या स्टूडियो के अंदर, जितने भी कैमरे होते हैं उन सब का, उनके अंदर कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, उनके अंदर हम लेंस करते हैं उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष होता है, जिन बच्चों को दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, तो डॉक्टर उनके जो चश्मा होता है उसके अंदर कौन सा लेंस लगा होता है, उनके अंदर उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। और सूक्ष्मदर्शी दो होते हैं, माइक्रोस्कोप जो होता है लैब के अंदर, जिसके अंदर माइक्रो छोटी छोटी चीज़ें, स्लाइड्स वगैरह देखने के काम आती हैं, बैक्टीरिया वायरस देखने के काम आती हैं, वो उनके अंदर कौन सा लेंस लगा होता है, सूक्ष्मदर्शी। और इसी तरीके से जो दूरदर्शी होता है, जिसके अंदर हम दूर की चीज़ें देखते हैं, उनके अंदर कौन सा लेंस लगा हुआ होता है, उनके अंदर लेंस लगा हुआ होता है उत्तल लेंस। तो ये उत्तल लेंस के कुछ उपयोग हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस के अंदर कैसे इमेज बनाते हैं, और वस्तु कहाँ पर रखी है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये कॉनकेव लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, इसका वही मुख्य अक्ष होता है। नीरज कुमार, हाँ, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि होता है जिसमें दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष होता है जिसमें निकट की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती हैं। चश्मे में उत्तल लेंस लगा रहता है, सही बात है। आदित्य ठाकुर, गुड आफ्टरनून।
तो यहाँ पर जब कोई किरण मुख्य एक्स के समांतर आएगी तो वो इधर से सीधे निकल जाएगी, क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है, हाँ बाइक के फ्रंट वाले मिरर में, ये भी सही है। अवतल लेंस जो होता है वो किरणों को बिखेर देता है, और जो उत्तल लेंस होता है वो किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, और इसको जब हम वापस मिलाएंगे तो यहाँ फोकस पे मिल जाएगी। इस फोकस पे हाइपरमेट्रोपिया, कृष्णा त्यागी, सही है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि उत्तल लेंस के जब प्रकाशीय केंद्र से कोई किरण आती है तो वो सीधी की सीधी निकल जाती है, जैसे कि अवतल लेंस में आती है ऐसे उत्तल लेंस में आती है। दोनों में प्रकाशीय किरण से जब केंद्र से जब भी कोई किरण आएगी वो कहाँ जाएगी, सीधी की सीधी निकल जाएगी। इन दो, नीरज पांडे, तो इन दोनों के आधार पे हम अवतल लेंस के जो आपकी मिरर इमेज होती हैं, लेंस की इमेज होती हैं, वो बनाएंगे। फर्स्ट नंबर पे, हाँ, इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया है सी, यानी प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र एवं इनफाइनाइट के बीच, यहाँ पर रख देते हैं हम ऑब्जेक्ट को, वस्तु को। तो कहाँ रख दिया, ये। दूसरे नंबर पर इसके अंदर जो इमेज बनेगी, इसके अंदर जो आपकी प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो सी एवं ऑप्टिकल सेंटर ओ एवं एफ के बीच बनेगा, फोकस के और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा, ठीक है। दूसरा नंबर, ये जो इमेज बनती है ये आभासी होता है एवं सीधा होता है, आभासी एवं सीधा होता है। और तीसरा पॉइंट जो होता है राशि सिंह, आभासी बनेगा। और तीसरा पॉइंट आपका ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है इमेज। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख देता हूँ, अनंत पे रख देता हूँ, तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, वो फोकस पे बनेगी, क्योंकि अनंत से आने वाली सारी किरणें जो होती हैं वो मुख्य अक्ष के समानांतर होती हैं, और समानांतर होने के बाद जब लेंस से होके गुजरती हैं वो कहाँ पे मिलती हैं, वो फोकस पे मिलती हैं जाके। ये आभासी एवं सीधा होता है और बहुत छोटी होती हैं। अब जो कॉनकेव होता है, अवतल लेंस होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, मुख्य रूप से इसका उपयोग जो होता है वो निकट दृष्टि दोष में होता है। बना सकते हैं आप लोग, एक बार मैंने जो तरीके बताए उन 3 पॉइंट के आधार पे सारी की सारी इमेज बना सकते हैं। विद्या क्वेश्चन बैंक का, हाँ, छोटा बनाना, आभासी, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, विद्या क्वेश्चन बैंक की हेल्प ले सकते हैं। अब हम चिन्ह परिपाटी पे आते हैं। जो चिन्ह परिपाटी क्या होती है, जैसा कि मैंने कल आपको दर्पण के केस में बताया था कि ये अगर यहाँ पर लेंस होता है, ये लेंस होता है, ये मुख्य अक्ष होता है, जो आने वाली किरण होती है इसके सापेक्ष जितनी भी दूरी आप लेंगे, यहाँ से लेनी होती है आपको, इधर से इधर जाने पर जितनी भी दूरी लेंगे वो कैसी होती है, वो सारी दूरी कहाँ से मापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। सभी दूरी प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएंगी, और जो आपतित प्रकाश की दिशा में होंगी दूरियाँ वो कैसी हो जाएंगी, उनको हम धनावेशित लेंगे, और जो आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में होंगी उनको हम ऋणावेशित लेंगे, और जो इस मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ होंगी उनको भी धनावेशित लेंगे, और मुख्य अक्ष के जो नीचे की तरफ होंगी वो भी हम कैसे लेंगे, ऋणावेशित लेंगे, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है, जो u होता है, जो हमारे प्रतिबिंब की दूरी होती है, उसको हम किधर लेते हैं, उसको हम प्रकाशिक केंद्र से इधर की तरफ लेते हैं। तो आपको u इक्वल टू हमेशा माइनस होता है, u की जो साइन लेना है आपको, u का जो चिन्ह लेना है, जो आपका वस्तु की जो दूरी लेनी है वो आपको कैसे लेनी है, वो आपको ऋणात्मक लेनी है, माइनस की फॉर्म में लेनी है, नेगेटिव की फॉर्म में लेनी है। और फोकल के बारे में, फोकल लेंस के बारे में, फोकल दूरी के बारे में, फोकस दूरी, फोकल लेंथ के बारे में क्या होता है, जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है f कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और इसकी जो पावर होती है वो भी पॉजिटिव होती है। और जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है
वो नेगेटिव होती है और इसकी जो पावर होती है वो भी नेगेटिव होती है। सभी बच्चों को पता है फोकल कैसे होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर दर्पण का तो जो फॉर्मूला मैंने कल आप लोगों को बता दिया था, लेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अगर दर्पण की निकालनी हो, दर्पण के केस में मैंने कल बताया था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। दर्पण के केस में v और u को प्लस कर देते हैं और जो लेंस के केस में v में से u को माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट आता है आवर्धन क्षमता के बारे में कल बताया था मैंने। वो क्या होती है आवर्धन क्षमता? किसी भी लेंस की प्रतिबिंब की ऊंचाई m इक्वल टू प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है उसको वस्तु की ऊंचाई से भाग कर देते हैं, यानी h2/h1 या v/u। इसको हम बोलते हैं आवर्धन क्षमता या मैग्निफिकेशन पावर, ठीक है राशि, सही बात है। अब लेंस की क्षमता जो होती है, पावर होती है, उसका भी फॉर्मूला होता है। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f। जो पावर होती है, लेंस की क्षमता होती है, वो फोकल लेंथ का फोकल दूरी का उल्टा होती है। मतलब जिस लेंस की फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा होगी उसकी पावर कम होगी, और जिस लेंस की फोकल लेंथ बहुत कम होगी उसकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। और इसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। डायोप्टर कैपिटल डी से इसको प्रदर्शित करते हैं। हाँ, ठीक है। और अगर किसी दो या दो से ज़्यादा लेंस को आपस में जोड़ दिया जाए तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस, इस तरीके से आप पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे लेंस के उनके साइन के आधार पर। मैं 2-3 न्यूमेरिकल सोल्व कराने जा रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर बताएंगे ज़रा। पहला क्वेश्चन है, पहला न्यूमेरिकल, एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में उसकी फोकल लेंथ आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसकी जो वस्तु की दूरी है वो -30 सेंटीमीटर होती है। वस्तु की दूरी को हमें हमेशा क्या लेना है? वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस में लेना है, क्योंकि हम कैसे मापते हैं इसको? जो हमारी किरण आती है उनकी विपरीत दिशा में मापते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर इधर से इमेज की जो दूरी होगी, जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, उसको इधर की दिशा में मापते हैं तो उसको हम प्लस में लेंगे। ऊपर की जितनी दूरियाँ होती हैं वो प्लस में लेते हैं और नीचे की जितनी दूरियाँ होती हैं वो माइनस में लेते हैं। अब इसमें क्या बताना है आपको? प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और प्रतिबिंब की दूरी बतानी है। प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र से कितना दूर बनेगा और वस्तु से कितना दूर बनेगा, इन दोनों चीज़ों को आपको बताना है। तो फॉर्मूला आपके पास सामने है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, v आ जाएगा। v की पोजीशन से आप बता देंगे कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी कितनी है, ठीक है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू रख दीजिए। f आपको दिया हुआ है 1/15 इक्वल टू 1/v। कितना आया आंसर? आदित्य ठाकुर 28 को एग्ज़ाम है, अच्छी बात है, अच्छे से प्रिपेयर करो। ये सारी चीज़ें तुम्हें एग्ज़ाम में मिलेंगी। विद्या क्वेश्चन बैंक को पढ़ते रहिए लगातार। 1/v वैल्यू रख दी है 1/15 इक्वल टू -1/-30। कितना आ गया? 1/15 इक्वल टू 1/v प्लस 1/30। किसी बच्चे ने आंसर निकाला? आंसर बताओ। 10 आएगा आंसर। ऋतिक का आंसर 30 आ रहा है, शेखर अवस्थी का 10 आ रहा है। अभी चेक करते हैं तो यह आ जाएगा 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस 1/30 इक्वल टू 1/30।
तो क्या आ गया, ये v की वैल्यू आ गई कितना, 30 सेंटीमीटर। शेखर अवस्थी गलत आंसर तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। सत्य प्रकाश आंसर गलत, नंदलाल का आंसर सही है, कुमुद का आंसर गलत है। 30 आंसर आएगा, ध्यान देना, कैलकुलेशन गलत कर रहे हो, ध्यान से सॉल्व करो। राशि का आंसर गलत है। दर्शन कुमार 60 सेंटीमीटर सही है। तो ये क्या आ गया, ये प्रतिबिंब की दूरी आ गई, कहाँ से आ गई, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ प्रकाशीय केंद्र से आ गई। इधर 30 सेंटीमीटर पर जाकर क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगी। और अगर प्रतिबिंब की दूरी आपको वस्तु से पूछी जाए तो इधर भी 30 हो गया, तो 30 और 30 60 हो गया। अगर प्रतिबिंब की दूरी आप प्रकाशीय केंद्र से निकालोगे तो 30 सेंटीमीटर आ रही है, और अगर प्रतिबिंब की दूरी आप वस्तु से निकाल रहे हैं तो 60 सेंटीमीटर आ रही है, क्योंकि उसके अंदर ये 30 सेंटीमीटर भी जोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं, 10 सेंटीमीटर वाले गलत हैं शेखर, 10 सेंटीमीटर नहीं आएगा, गलत। हाँ 60 वाले सही हैं, 30 वाले सही हैं। 30 जो आंसर आ रहा है वो प्रकाशीय केंद्र से है, और जो 60 आ रहा है वो वस्तु की और प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। 30 और 60 आंसर सही है, 10 गलत है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ शेखर अवस्थी अब सही है, 30, 10 इज करेक्ट नहीं है, 30 सही है, अब 30 सही आ रहा है। दर्शन कुमार 60 सही है, ऋतिक भी सही है, अनुराग सही है, सभी बच्चों का सही है। 60 और 30 में डिफरेंस जरूर समझ लेना। 30 कहाँ से आ रहा है, प्रकाशीय केंद्र से, और 60 कहाँ से आ रहा है, हाँ अभी करा रहे हैं कुमुद, एक क्वेश्चन और करा रहे हैं। ऋतिक के दोनों आंसर सही हैं, 30 और 60। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये आपको लेंस दिया हुआ है, इसके अंदर आपको फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर दी हुई है, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, और जो वस्तु की दूरी है -20 सेंटीमीटर, u -20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपको बताना है v के बारे में, और इसकी मैग्निफिकेशन m बतानी है। शेखर अवस्थी गधा बन गया ध्यान से करो भाई, ऐसी भी क्या इमरजेंसी आ रही है, 10 को फिर 30 बता रहा है, कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक है कहीं ना कहीं तुम्हारी, बाकी तुम्हारा तरीका जो है फॉर्मूला बिल्कुल सही है ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या बताना है, एक तो v निकालना है आपको, और m निकालना है, इसकी आवर्धन क्षमता निकालनी है, और जो आपकी प्रतिबिंब की जो दूरी है वो निकालनी है। ठीक है, फॉर्मूला आपको वही रखना है। क्या फॉर्मूला होता है, 1/f = 1/v - 1/u। फोकल लेंथ आपको दी हुई है, u दिया हुआ है, लगा दो। साइन का ध्यान रखना है, साइन माइनस लेना है, प्लस लेना है, और बाकी सारी चीज़ें उसको कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना है। तो 1/10 = 1/v - 1/-20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/v + 1/20। ठीक है अनुराग, तो 1/v क्या आएगा, 1/10 - 1/20 = 1/20 आ गया। शेखर अवस्थी 3/20 निकाल दिया। आज कुछ सही करेगा कि नहीं करेगा भाई शेखर, सारे 20/3 कर दिया, ये भी गलत कर दिया, आज कुछ भी सही नहीं करना है। तो v कितना आ गया, 1/v 1/20 आ रहा है, तो v 20 हो जाएगा सीधा सीधा। नंदलाल का आंसर सही है बिल्कुल, v = 20 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, और कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसकी जो v कैसी है, पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि लेंस कौन सा है, उत्तल है। शेखर का आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पर m निकाल दो, m = I/O यानी v/u। v की वैल्यू कितनी है आपकी 20, और I/, ये होगा आपका I/10 हो जाएगा। ठीक है, तो 20/10
-20, यानी कि I इक्वल टू -1 इंटू 10 इक्वल टू -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। कुमुद आवर्धन भी, हाँ आवर्धन भी निकालना है, आवर्धन भी निकालो। शेखर का आंसर सही आ गया बिल्कुल, सभी बच्चों का, राशि का भी आंसर सही है। क्लियर है सभी को? बी निकालना है और आवर्धन निकालना है। हाँ ठीक है, -10 वेरी गुड। दर्शन कुमार बिल्कुल सही, वीरेंद्र सिंह -10 सही है। अब एक क्वेश्चन और मैं देने जा रहा हूँ, इसका आंसर कुछ बच्चे निकालेंगे जरा। आपको इस बार कौन सा लेंस दिया है? अवतल लेंस दिया हुआ है। इसमें राशि का आंसर सही है। क्वेश्चन -10 सबका सही है। अनुराग +10 दिखा रहा है, प्लस नहीं है, -10 है। रिया -10 है, प्लस नहीं है। शेखर, अच्छा शेखर की तबीयत आज सही नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, आज रेस्ट करो तुम और इस रिकॉर्डेड वीडियो को दोबारा सुनना। इसके अंदर जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं इनको दोबारा सोल्व कर लेना, आ जाएगा सही आंसर। आराम करो। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको? F इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 15 सेंटीमीटर आपकी फोकल लेंथ है। और वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें? वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें? साहिल यादव प्राइवेट स्टूडेंट हो गया तो क्या हो गया, इसको पढ़ो, यही सारी चीज़ें एग्जाम में आने वाली हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे रेगुलर हो चाहे प्राइवेट, घर पे पढ़ो, तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने और लेंस की आवर्धन क्षमता भी निकालिए। क्वेश्चन सभी बच्चों के सामने है। यहाँ आपको अवतल लेंस दिया हुआ है, इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी हुई है और क्वेश्चन क्या है? वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें। यहाँ इधर वस्तु रखनी है कि इसका जो लेंस से 10 सेंटीमीटर पर बने, जो प्रतिबिंब बने, वस्तु का लेंस से प्रतिबिंब जो बने वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। फॉर्मूला आपको वही लगाना है, F आपके सामने है -15 सेंटीमीटर और V कितना हो गया? -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। V को ले लेंगे हम -10 सेंटीमीटर और वही फॉर्मूला 1/V - 1/U इक्वल टू 1/F -1/10 -1/-15 इस तरीके से इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। सोल्व कर लेंगे सभी बच्चे। -3 इंटू 2/30 तो U आ जाएगा आपका -30 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी कितनी आ गई? -30 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप V की और U की वैल्यू रख के M निकाल लेंगे। आज इतना पोर्शन करेंगे, कल मैं दूसरा चैप्टर जो आपका सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे।